Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the blood transfusion. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पहला जो हमारा वर्ड है इसमें दैट इज़ ब्लड, रक्त, जो कि हम बार बार पढ़ चुके हैं। दूसरा वर्ड है ट्रांसफ्यूज़न। किससे निकला? ट्रांसफ़र से। ट्रांसफ़र, तो ब्लड का ट्रांसफ़र ही है ना, एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। उसे ही हमने बोल दिया ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और द ब्लड कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब देखो, एक तो ये चीज़ है कि हम पूरा ब्लड ही ट्रांसफ़र कर दें, और दूसरी चीज़ ये है कि हम सिर्फ इसके कॉम्पोनेंट्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पूरा ब्लड में मतलब क्या, रेड ब्लड सेल्स भी ट्रांसफ़र होंगी, वाइट ब्लड सेल्स भी ट्रांसफ़र होंगी, प्लेटलेट्स भी ट्रांसफ़र होंगे, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ इसके साथ जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है सभी चीज़ ट्रांसफ़र होंगी। इसके अलावा लेकिन अगर हम चाहें तो कुछ कंपोनेंट बस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ क्या ट्रांसफ़र करना है, वाइट ब्लड सेल्स, तो हम पर्टिकुलरली वाइट ब्लड सेल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमें प्लेटलेट्स ट्रांसफ़र करना है एक हेल्दी पर्सन से एक अनहेल्दी पर्सन में, तो हम वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक हैं जो कि पर्टिकुलरली इस चीज़ को फिल्टर करके ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ब्लड को हम ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो इसमें जो पर्सन ब्लड को ट्रांसफ़र, मतलब जिस पर्सन से हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, ब्लड को लेंगे, उसे बोला जाता है डोनर, क्योंकि हमने उससे ब्लड लिया है। और जिसको देते हैं ब्लड, है ना, जिसके अंदर चढ़ाया जाता है, उसे बोला जाता है रेसिपिएंट, मीन्स जो ब्लड को लेगा। एक है दाता जो दे रहा है, जिसे हम डोनर बोल रहे हैं, और एक है ग्राही जो कि उसे ले रहा, तो उसे हम बोलते हैं रेसिपिएंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्लड को डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और मैंने बता दिया, अगर इस रेसिपिएंट को, इस पर्सन को पूरे ब्लड की ही ज़रूरत है किसी केस में, है ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया, तो हम पूरा ब्लड डोनेट करवा देंगे इसमें। इसके अलावा लेकिन अगर सिर्फ इसमें WBC की ज़रूरत है, तो हम डोनर से सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, WBC को डाल सकते हैं। सिर्फ प्लेटलेट्स की ज़रूरत है तो प्लेटलेट्स को, इस तरीके से। आगे देखें तो इट इज़ द लाइफ सेविंग प्रोसेस। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है। वैसे ही सामने सुना होगा रक्तदान, महादान, अच्छी चीज़ भी रक्तदान महादान है, क्योंकि अपना ब्लड देना कोई आसान बात नहीं है। आगे देखें तो लाइफ सेविंग प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? लाइफ सेविंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किसी भी पर्सन की जान बचा सकता है। चाहे वो ये ट्रॉमा वाली कंडीशन हो कि एक्सीडेंट में किसी का ब्लड इतना ज़्यादा बह गया, इतना ज़्यादा बह गया कि उसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप होने लगे। होता है ना, मैंने बताया था कि ब्लड की कमी की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम पर्टिकुलरली उस पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, मीन्स ब्लड उसे प्रोवाइड करते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं उस हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से, उस हार्ट अटैक से बच सकता है और उसकी जान बच सकती है। और दूसरी कंडीशन में आप समझो तो थैलेसीमिया हमने देखा था, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि थैलेसीमिया वाले पर्सन में क्योंकि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव था, RBC डिस्ट्रॉय होती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रॉय होती हैं, जिसकी वजह से फिर से उसमें RBC की कमी हो रही थी, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी। तब उन कंडीशन में हम फिर से उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, और ये चीज़ नेसेसरी ही है। थैलेसीमिया वाले पेशेंट में लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है उसके ज़िंदा रहने के लिए। अदरवाइज़ अगर हमने ट्रांसफ्यूज़न नहीं किया तो उसकी जान जाएगी ही, है ना। तो इस तरीके से इसीलिए हमने बोला कि इट इज़ द लाइफ सेविंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं कुछ नेसेसरी कंडीशंस जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन है एनीमिया। एनीमिया मतलब वही ब्लड की कमी आप बोल लो, मेनली आप RBC की कमी बोल सकते हो। तो किसी पर्सन में अगर RBC की कमी है या ब्लड की कमी है, फिर से कौन सी कंडीशन कॉज करती है एनीमिया? कुछ डिसीजेस, ब्लड के डिसऑर्डर थे ना, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें पर्टिकुलरली RBC सिकल शेप की हो रही थी डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से। थैलेसीमिया में भी यही था कि कहीं ना कहीं आपकी जो ग्लोबिन चेन थी ना, दोनों अल्फ़ा बीटा, उनमें डिफेक्ट आ रहा था। हमने दो टाइप का थैलेसीमिया देखा था, एक अल्फ़ा एक बीटा। इसके अलावा एक हीमोफीलिया डिसीज़ भी हमने पढ़ा, जिसमें ब्लड रुकता ही नहीं है, तो छोटी सी भी इंजरी हुई तो ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया।
इन सब चीज़ों की वजह से किसी भी पर्सन में एनीमिया डेवलप हो सकता है, जिसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा थे, यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है सीवियर कंडीशन में। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें इस पर्सन में ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है ताकि इसका बैलेंस बना रहे और एनीमिया से रिलीफ मिले। दूसरी जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज़ हेमरेज। पिछले ही लेक्चर में हमने कवर किया ब्लड का लॉस ब्लड वेसल से, अगर बॉडी के अंदर तो इंटरनल और बाहर तो एक्सटर्नल। जैसे कि हमने देखा था कि सीवियर इंजरी हो गई है ना, किसी को बहुत ज़्यादा कट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, स्पोर्ट इंजरी हो गई, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर बहा है, और कुछ डिसीज़ भी हो सकते हैं जैसे इसमें हीमोफीलिया। इसके अलावा ब्लड थिनर्स, मैंने बताया था कि ब्लड थिनर्स मतलब कोई एंटीकोगुलेंट्स अगर टैबलेट्स ले रहा है उस वजह से ब्लड वेसल डैमेज हो सकती हैं, उससे ब्लड लॉस हो सकता है। जीआईटी का डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर हो या लॉन्ग टाइम डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है, तब ब्लड का लॉस हो ही रहा है। तो हेमरेज है ना, ब्लड का लॉस, इस वजह से भी अब ब्लड की कमी हो जाएगी, तो हमें उस पर्सन में ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे देखें तो हमारे पास तीसरी कंडीशन है ट्रॉमा। ये वही इंजरी वाली है, कोई मतलब खड़े ट्रक में जो गाड़ी ना फूंक फाँक के आजकल बैठते हैं, या एक्सीडेंट हो, किसी को कई बार होती ना कि वो जो वॉर में सोल्जर्स होते हैं गोली ही लग गई, तब इतना ज़्यादा ब्लड का लॉस, तब उनमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना ही पड़ता है। इसके बाद आगे देखें तो बर्न, ये भी वही केस है सीवियर, पर्टिकुलरली कई बार होते ना कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, गैस सिलेंडर के एक्सपोजर हो गए, उस वजह से अगर कोई पर्सन ना बर्न हो जाए, थोड़ा सीवियर कंडीशन, तब क्या होता है डिहाइड्रेशन आता है उसके अंदर। बर्न की वजह से एक तो पूरा वाटर कहीं ना कहीं ख़त्म होता है, और वाटर ख़त्म हुआ मतलब ब्लड, क्योंकि ब्लड लगभग 91 to 92% तो उसमें वाटर ही है। तो जैसे ही वाटर वॉल्यूम यानी कि ECF वॉल्यूम कम होगा, साथ ही साथ ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा, जिस वजह से फिर से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, तब इस कंडीशन में भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दे सकते हैं ताकि पर्सन में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप ना हो और उसकी जान बच जाए। इसके अलावा ड्यूरिंग सर्जरी में तो होता ही है कि हार्ट सर्जरी हो रही है, लंग सर्जरी हो रही है, बहुत सारा ब्लड कहीं ना कहीं बाहर आपका बहता ही है ना, लॉस होता ही है बॉडी से। तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो गई है ना, प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इन सारी कंडीशन में पर्टिकुलरली किसी पर्सन की जान बचाने के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना ही पड़ता है, क्योंकि ब्लड मीडियम ऑफ लाइफ है, ये हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यही न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यही हार्मोनल सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यही हमारा पूरा देखें तो होम्योस्टेसिस बना के रखा है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड की वजह से हो रहा। तो अगर ब्लड नहीं रहेगा तो जान जाएगी ही, और हम इसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हमने बोला इट इज़ द लाइफ सेविंग प्रोसेस, किसी की जान बचा सकता है। अगर आगे बात करें तो इसके बाद है क्राइटेरिया फॉर डोनर, कि अगर हम पर्टिकुलरली इस डोनर से है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ब्लड देने वाले पर्सन के कुछ क्राइटेरिया हैं, है ना, मतलब डोनर के कुछ क्राइटेरिया हैं कि कौन सा ही पर्सन है जो ब्लड दे सकता है। तो देखें तो फर्स्ट है डोनर्स एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 60 ईयर्स। अब जो पर्सन ब्लड दे रहा है, ऐसा नहीं किसी का भी निकाल लो, ये भाई इधर आ ब्लड निकाल, ऐसा नहीं करना है। हम उसी पर्सन का ब्लड ले सकते हैं जिसकी एज कितनी हो, 18 to 60 ईयर्स। तो इस चीज़ का ध्यान खुद डोनर को भी रखना है जो ब्लड दे रहा, साथ ही साथ जो मेडिकल वर्कर हैं उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि एज 18 से 60 के बीच ही। इसके बाद अब हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है डोनर्स वेट मस्ट बी 45, कम से कम जो डोनर है ना उसका कम से कम वजन, एक तो 18 से 60 ईयर्स के बीच का होना चाहिए, 60 से ज़्यादा का ना हो क्योंकि उनमें खुद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, 18 से कम का भी ना हो क्योंकि बच्चों को खुद ज़्यादा कहीं ना कहीं नीड होती है ब्लड की, एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि डोनर का वेट कम से कम 45 kg, 45 किलो तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा ही हो और 50 तक, है ना, इससे कम ना हो, इससे कम का हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो खुद दिक्कत में आ जाएगा। आगे देखें तो हीमोग्लोबिन लेवल, अब ये दोनों में वेरीज करता है, मेल में अलग है। मेल की बात करें तो पर्टिकुलरली 13 ग्राम पर डेसीलीटर इस तरीके से, और फीमेल में होता है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर हीमोग्लोबिन लेवल इतना है या इससे ज़्यादा है तो ही एक पर्सन को ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे कम है तो उसे ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान खुद डोनर को भी रखना चाहिए, साथ ही साथ मेडिकल वर्कर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है हेल्थ।
अब पर्टिकुलरली जो डोनर है, जो भी ब्लड डोनेट कर रहा, उसके लिए जो हेल्थ है ना, उसकी कंडीशन सही होना ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब पर्सन शराब पिया और वो ब्लड डोनेट कर रहा है, नहीं, पर्टिकुलरली हेल्दी स्टेट में ही ब्लड जो है ना उसका डोनेशन किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसा ना हो कि उसे कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, है ना, कोई डिसीज़ हो, खुद ही उसे कोई इंजरी हो, इस तरीके से आप किसी पर्सन से ब्लड डोनेट नहीं करवा सकते और उसे करना भी नहीं चाहिए। आगे देखें तो हमारा 5th क्राइटेरिया है इलनेस। अब जो डोनर है ना वो बीमार नहीं होना चाहिए, पता चले उसे खुद ही कोल्ड है, फीवर है, इन्फ्लुएंज़ा है, इसके अलावा 50 तरीके की बीमारी है ना, कुछ इन्फेक्शन है, इस तरीके के पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद और नहीं कर सकता है। इसके बाद आगे देखें तो हमारा लास्ट क्राइटेरिया है नॉट द लीस्ट टेम्परेचर। अब नॉर्मल अगर हम टेम्परेचर देखें ना डोनर का, तो नॉर्मल जितना हमारा बॉडी का होता है सेम एज उसमें भी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वो पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की, यानी कि जब भी हम किसी पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, यानी कि ब्लड चढ़ाते हैं, तब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहला प्रिकॉशन होगा, पहले तो डोनर से ही स्टार्ट होगा कि जो भी डोनर ब्लड डोनेट कर रहा है ना, वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी। डोनर मस्ट बी हेल्दी विदाउट एनी डिसीज़। डोनर को कोई भी डिसीज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्या कोई स्किन इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस हो, HIV हो, तो अगर डोनर को ये इन्फेक्शन है तो वो ब्लड के थ्रू, है ना, किसमें, रेसिपिएंट में जा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम यही ध्यान रखना है कि डोनर हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद आगे देखें तो ओनली कंपेटेबल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज। कंपेटेबल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें पर्टिकुलरली रेसिपिएंट में वो ही ब्लड डोनेट करना है जिससे उसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैचिंग। आपको पहले ब्लड ग्रुप की मैचिंग करानी है। कैसे समझें, मान लो एक रेसिपिएंट है जिसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप बस हम लेके चलते हैं, हमने देखा था ना ए बी और ओ, ए ब्लड ग्रुप है, तो अब हम ऐसे पर्सन में, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफ्यूज़ करते हैं मैचिंग करा के। ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर बी ब्लड ग्रुप डाल दो, नहीं, हम ए ब्लड ग्रुप ही डालते हैं, जनरली ए ही डालते हैं, ए ही ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हमने देखा था ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वदाता, है ना, हम बोला था यूनिवर्सल डोनर, ये सभी में ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, तो आप ओ भी दे सकते हो और ए भी दे सकते हो, लेकिन इसके अलावा बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और मैंने ब्लड वाले वीडियो में ना, ब्लड ग्रुप वाले वीडियो है, बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है, दैट इज़ RS कंपेटिबिलिटी। जैसे मैंने ब्लड ग्रुप का टाइप बताया ना कि पर्टिकुलरली अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए ही ट्रांसफ्यूज़ करो, या फिर ओ को कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन इस ओ में भी ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, जो कि इस तरीके से होता है, कोई भी एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा, एंटीबॉडी दोनों होते हैं। तो मान लो अब इसमें भी अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, तब आप उसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हम ए नेगेटिव ब्लड ही ट्रांसफ्यूज़ करें, क्योंकि अगर हमने ए पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा ऐसे डी एंटीजन RBC के सरफेस पर। अब जो कि अगर हम इस चीज़ को इसमें ट्रांसफ्यूज़ कर दें रेसिपिएंट में, तब क्या होगा, रेसिपिएंट के अंदर एक तो सर्कुलेशन में दिक्कत होगी, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगे जो इन RBC को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो RH इनकम्पेट है ना, जो कंपेटिबिलिटी है उसको मिलाना है हमें, इनकम्पेटिबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करें तो अपरेटस फॉर ट्रांसफ्यूज़न मस्ट बी स्टेराइल। स्टेराइल का क्या मतलब है कि जो अपरेटस हैं, जो मशीन है, जो उपकरण हैं, है ना, वो क्या होने चाहिए, एक तो टोटली क्लीन होने चाहिए, साथ ही साथ स्टेराइल इसलिए मैंने लिखा कि जो वो इक्विपमेंट्स हैं ना, अपरेटस हैं, वो एकदम बैक्टीरिया रहित होने चाहिए, उसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, है ना, किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ब्लड के थ्रू रेसिपिएंट में चला जाएगा और उसे फिर से सीवियर डिसीज है ना, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिकॉशन है दैट इज़
ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड मस्ट बी स्लो। आपको ब्लड को धीरे धीरे ट्रांसफ्यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम स्पीड से पानी थोड़ी के पी गए। ब्लड जो है ना कहीं होम्योस्टेसिस बॉडी का पूरा ख़राब हो सकता है अगर आपने बहुत तेज़ ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया, इसीलिए जो रेट है ना वो स्लो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो टेम्परेचर ऑफ ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज्ड मस्ट बी सेम एज द बॉडी टेम्परेचर। जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होगा ना, देखो अगर डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में करा, जो कि आपने मूवियों में देखा होगा कि एक ज़रूरत है, दूसरा आ गया, उसको चढ़ा दी एक बोतल, उसी से दूसरे में कनेक्ट कर दिए, ये डायरेक्टली अगर हो जाए तब तो ठीक है कि टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का ना 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो ब्लड बैंक से, है ना, जो कि स्टोर है ब्लड बैंक में, आपने देखो ना सुल्तान मूवी, उसमें वो ब्लड बैंक, अमन ब्लड बैंक बनाता है सलमान खान, क्योंकि उसके बेटी की डेथ हो जाती है ना, क्योंकि ब्लड नहीं मिल पाता। तो एक तो ऐसे ब्लड बैंक होते हैं जहाँ ब्लड स्टोर होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं, साल में एक बार, कई लोग साल में 2 बार, इस तरीके से। तो एक तो ब्लड उसमें ब्लड बैंक में होता है, तो अगर आप वो वाला ब्लड पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो तब आपको देखना होगा कि इसका टेम्परेचर सूटेबल है कि नहीं, है ना, बॉडी के टेम्परेचर के बराबर है कि नहीं। कम ज़्यादा है फिर से वही होम्योस्टेसिस में दिक्कत आने लगता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम कलेक्शन ऑफ ब्लड। अब जैसे मैंने बताया कि अगर डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे में डोनेट करवा रहे हो तब तो ठीक ही है, अब तब तो हमें स्टोर नहीं करना ना, सीधे एक से लिए दूसरे में डाल दिए। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलरली, अब हम ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस एक डोनर है जो रक्त का दान कर रहा, रक्तदान महादान, तो उस चीज़ को कैसे स्टोर करते हैं? उस चीज़ को स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक में, जहाँ सारे टाइप के ब्लड आपको ना मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसे हम क्या करेंगे, जब भी डोनर से जो ब्लड है ना, डोनर ने डोनेट कर दिया, यूजुअली एक बार में 300 से लेके 350 मिलीलीटर ब्लड ही डोनेट होता है ना, और इतना ही लेते हैं इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता। तो अब क्या करते हैं, उस ब्लड को भरा जाता है स्पेशल प्लास्टिक बैग में। तो द डोनेटेड ब्लड और ब्लड कॉम्पोनेंट्स, पूरा ब्लड भी हो सकता है या फिर ब्लड के कॉम्पोनेंट्स भी हो सकते हैं, जिसे स्टोर करके रखा जाता है स्पेशल प्लास्टिक बैग्स में। और यूजुअली कितना होता है, 350 मिलीलीटर। जैसे कि मैंने बताया कि डोनेशन भी एक बार में इतना ही किया जाता है, 300 से लेकर 350 मिलीलीटर, इससे ज़्यादा डोनेशन नहीं किया जाता, है ना। आगे देखें तो अब क्या होगा कि इतना जो ब्लड है ना, इसमें लगभग 49 मिलीलीटर एंटीकोगुलेंट्स भी डाला जाता है। अब बोलोगे ये क्यों डाल रहे हैं? तो भैया जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता? बिकॉज ऑफ हेपेरिन, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है नेचुरली हमारी बॉडी में, वो ब्लड को जमने नहीं दे रहा। अब आप अगर इसमें डालोगे तो फिर तो ब्लड जम जाएगा ना, इसीलिए इन प्लास्टिक बैग में एंटीकोगुलेंट्स की मात्रा भी डाली जाती है ताकि ब्लड जमे ना। कुछ इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट्स जो है ना, दैट इज CPD, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। इसके अलावा ACD, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। इसके अलावा एक और है हमारा CPDA, सिट्रेस फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। इस तरीके से ये जो एंटीकोगुलेंट्स है ना, ब्लड को जमने नहीं देते। अब हम देखते हैं हैज़र्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान हमें क्या क्या खतरे या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है रिएक्शन ड्यू टू मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब हम करते हैं हमें तभी इन चीज़ों का ध्यान देना है कि जो ब्लड है कंपेटेबल ही होना चाहिए। मतलब ब्लड ग्रुप हमें मिलाना है कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो उसे A ब्लड ग्रुप ही दो। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, मतलब इस तरीके से RBC के बाहर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, है ना, नहीं रहता है, तो आप उसे A नेगेटिव ही दो। अगर आपने उस पर्सन को पर्टिकुलरली A पॉजिटिव ब्लड डोनेट कर दिया तो क्योंकि इसके बाहर यहाँ पर D एंटीजन होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब जब भी आप ये ब्लड यहाँ पर दोगे तो अब क्या होगा, इस सर्कुलेशन में इस तरीके से, ठीक है। अब जो रेसिपिएंट होगा उसमें एक तो सर्कुलेशन में दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं एंटीजन फंसेगा। दूसरी चीज़ कि उस पर्सन की बॉडी इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी, जो कि इस तरीके से इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे और RBC को भी डिस्ट्रॉय करने लगेंगे।
तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सेम ऐसा अगर आपने इस पर्सन में मान लो बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया है ना, तब भी आपको दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इसमें भी अगर हम देखें तो हमें बी एंटीजन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से अगर बी ब्लड ग्रुप आया, फिर इस पर्सन में क्या होगा, ये भी सर्कुलेशन में दिक्कत करेगा। साथ ही साथ अब फिर से इस पर्सन की जो बॉडी है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसीलिए आपको ब्लड ग्रुप साथ ही साथ RH कंपेटिबिलिटी दोनों को ना बहुत अच्छे से मैच करके ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। दूसरी चीज़, रिएक्शन ड्यू टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा। ये वही कंडीशन में होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया, बर्न हो गया, जिसमें होता है ना हाइपोवॉलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है। उससे बचने के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं एक ज़्यादा अमाउंट में और रैपिड अमाउंट में, तब काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है। क्या क्या दिक्कत हो सकती है? पहली चीज़, क्योंकि जब एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ेगी। पहले नॉर्मल थी, अब ज़्यादा ब्लड है, हार्ट को पूरा ब्लड पंप करना है, तो एक तो हार्ट की दिक्कत हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके बाद आगे देखें तो रिएक्शन ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक। अब अगर जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं, है ना, तो जो मेडिकल वर्कर हैं अगर उनसे कोई फॉल्ट हो जाए, जैसे कि इंजेक्शन के टाइम मैंने बताया था कि जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना, इस तरीके से उसे ठोकते हैं और थोड़ा सा जो सल्यूशन है बाहर निकाल देते हैं, ताकि जब भी वो इंजेक्शन लगाए ना तो एयर आपके अंदर ना जाए, क्योंकि एयर जैसे ही अंदर जाती है वहाँ पर हेपेरिन किल हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट जमने लगता है और एम्बोलिस, ब्लड की सप्लाई कहीं ना कहीं रुकने लगती है, ब्लॉक होने लगती है। तो वही कंडीशन है, अगर एयर एंटर करती है तो एयर एम्बोलिस, एयर की वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई रुकने लगेगी, है ना, ब्लड वेसल क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती हैं। आगे देखें तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि हमने प्रिकॉशन में ही देखा था कि जो डोनर है वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई भी डिसीज़ ना हो, जैसे कि HIV, है ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि पर्टिकुलरली एड्स कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके अलावा हेपेटाइटिस, है ना, ये इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। तो अगर इस तरीके से डोनर में ये चीज़ें हैं तो वो ब्लड में हैं ही, और ये ब्लड के थ्रू रेसिपिएंट में चली जाएंगी, मतलब उसे अब और HIV हो गया। अभी मान लो ब्लड से ठीक ही था, ब्लड की कमी थी, जिंदा तो था, इस HIV में या एड्स में पर्सन की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि अगर पर्सन को कॉलेरा ही हो जाए ना, अगर हम बोले लूज मोशन ही हो जाए, दस्त लग जाए, तो दस्त के वजह से उसकी जान चली जाती है, तो नहीं भी मर रहा था तो निपटा दो। सेम एज हेपेटाइटिस, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिरोसिस कॉज करता है, फिर और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। तो जहाँ पर्सन और नहीं निपट रहा था आप उसे निपटवा ही दो। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपने गलती से ये चीज़ें ट्रांसफ्यूज़ कर दी तो सामने वाले के लिए फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।